हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क कराया जाता है। निःशुल्क का मतलब निःशुल्क, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे पैसे मांगे जाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे चैप्टर और सारे टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का कक्षा 9 का एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इसमें हमने यूरोप में समाजवाद कंप्लीट कर दिया है, रूसी क्रांति वाला पोर्शन हमारा चल रहा है। तो उसी रूसी क्रांति के अंतर्गत हमको ये देखना है कि उथल पुथल का समय, उथल पुथल मतलब सामाजिक हलचल या राजनीतिक हलचल होगी और 1905 की क्रांति की शुरुआत होगी। उसका बेस क्या होगा, कैसे शुरुआत होगी। तो जो उथल पुथल का समय होगा ना, जहां पर ये उथल पुथल हो रहा है मतलब 1905 के पहले या 1905 वाली साल में, तो जो उथल पुथल हो रहा है वो क्या करेगा, 1905 की क्रांति का एक आधार तैयार करेगा। तो हम यही देखने वाले इस वीडियो में कि क्या उथल पुथल हो रही है और क्रांति का बेस कैसे तैयार होगा। क्लियर। चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आप देखें यहां पर कि ये उथल पुथल के समय में सबसे पहले हम देखेंगे यार, जो रूस का साम्राज्य था, पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। तो रूस के साम्राज्य के अंतर्गत एक व्यक्ति होगा जिसको आप क्या कहते हैं, शासक कहा जाता है, जो शासक कहलाता है। तो अब रूस में जो शासक वर्ग था, जो राजा था, वो कैसा था, निरंकुश। निरंकुश का मतलब समझते हैं ना, मतलब नीरस टाइप का, उसको कोई मतलब नहीं है जनता खुशी है या दुखी है, उसको अपने से मतलब है जनता का शोषण कर रहा है, किसी के कोई अधिकारों की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे ही एक निरंकुश राजशाही का अधिकार यहाँ पर था। तो यहाँ के जो शासक हैं उनको क्या कहते हैं, जार के नाम से जाना जाता है। कोई भी राजा आएगा तो उसके नाम के पहले जार लगाते हैं, जैसे भारत में महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, ऐसे ही रूस में क्या है, जार के नाम से शासक का नाम जार लगाएंगे, फिर शासक का नाम लगा देंगे। तो जार शासक कहलाया करते थे। तो यूरोप के दूसरे देशों से यहां पर स्थिति भिन्न थी। दूसरे देशों में भी राजा थे लेकिन वो संसद के अधीन आ गए थे। यहां पर जो जार है वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, संसद के अधीन नहीं आता था। मतलब जो भी कुछ करना है वो सब गलत सलत करता रहे, संसद उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती है। तो अब क्या हुआ, इसे इसके अंतर्गत लाने के लिए, राष्ट्रीय संसद के अधीन लाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए, कुछ कैंपेन चलाई गई, कुछ बातें करी गई कि भाई इसको कैसे लाया जाए यहाँ पर। तो इसको इसके अधीन लाने के लिए, जार को संसद के अधीन लाने के लिए 1905 की क्रांति के दौरान संविधान की रचना के लिए, 1905 में क्रांति के दौरान संविधान की रचना के लिए एक जो ग्रुप थे दो, ये सोशल डेमोक्रेटिव हमने देखा हुआ था कि ये लोकतंत्रवादी जो लोग थे, और समाजवादी क्रांतिकारी, ये लोग साथ में आए, जुड़े, और इनने क्या किया, क्योंकि किसान वर्ग और मजदूर वर्ग ज्यादा था, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका आप देखेंगे यहां पर किसानों की संख्या बहुत है, तो उन्होंने किसानों और मजदूरों के बीच में बहुत काम किया, इनको पास में लाए, इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी। किसने, सोशल डेमोक्रेटिव और समाजवादी क्रांतिकारी पार्टियों ने। इनको समर्थन भी भारी मात्रा में मिलना स्टार्ट हो गया। किसका, जैसे दूसरे देशों में राष्ट्रवादी थे ना, वैसे ही राष्ट्रवादी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जो राष्ट्रवादी राष्ट्र के निर्माण की कल्पना कर रहे थे कि भाई हमारा देश बन जाएगा, हमारे देश में राजा वाजा के सब अधिकार खत्म कर देंगे, सभी व्यक्तियों को बराबर देखेंगे, तो ऐसे राष्ट्रवादियों ने इनको समर्थन दिया। दूसरा समर्थन देने वाला ग्रुप जो है वो है जदीदियों का। अब जदीदी कौन कहलाते हैं, जदीदी वो लोग कहलाते हैं जो इस्लाम के आधुनिकीकरण का या मॉडिफिकेशन का या मॉडर्नाइजेशन का सपोर्ट करते हैं, इस्लाम के आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं। और ये लोग कहां मिलते थे, जदीदी लोग, ये आपको मुस्लिम बाहुल इलाकों में देखने को मिलेंगे। तो इन लोगों के द्वारा इसको समर्थन दिया गया और संविधान बनाने की बातें यहां पर की गई कि भाई आपको रूस के लिए एक संविधान बनाना होगा और इसके अंदर कौन होगा, जार भी इसके अंतर्गत आएगा। अब आप इसके थोड़ा सा 1 साल पहले देखें कि वर्ष 1904 का जो समय था वो मजदूर के लिए है ना। अपन यहां पर क्या देख रहे हैं, मजदूर वर्ग जो है, चूंकि वेतन उनका ही गिरेगा, तो मजदूरों के लिए 1904 का जो समय था वो बहुत बुरा था। मतलब इतनी हालत खराब हो जाएगी इनकी कि इनके वेतन में कितनी कमी हो जाएगी, लगभग 20% की कमी। मान लो अगर इनको 200 रुपए पर डे मिल रहा है तो अब कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 160 रुपए, 20% की कमी हो जाएगी। और मजदूर संगठन बढ़ेंगे, जब मजदूरों की परेशानियां बढ़ेंगी, भाई उनको काम नहीं मिलेगा, उनको अधिकार नहीं मिलेगा, उनका शोषण होना स्टार्ट होगा, तो मजदूर संगठन क्या होंगे, लोग अपने अपने अलग अलग इलाके में मजदूरों का ग्रुप बनाएंगे, भाई कि तुम्हारे यहाँ का कोई दिक्कत तो बताना, अपन ने एक संगठन तैयार कर लिया। तो मजदूर संगठनों में क्या हुआ, इजाफा हुआ। अगर व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता, काम मिले और सारी व्यवस्थाएं पूरी हो, तो क्यों संगठन बनेगा। तो इनकी समस्याएं क्या थी, इनके साथ क्या हो रहा था, वेतन कम हो गया, इस कारण से इनकी मांगों को रखने के लिए कई सारे मजदूर संगठन
बढ़ने लगे तो मजदूर संगठन में तेजी से इजाफा हमने देखने को देखा। तो ऐसा ही एक संगठन आप देखें, ऐसे ही एक पार्टी आप देखें जिसको कहेंगे असेंबली ऑफ रसिया वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा। असेंबली ऑफ रसिया वर्कर्स में अब इसके कई सारे मेंबर होंगे, चूंकि पार्टी बनी है तो उसके कई सारे मेंबर होंगे और अलग अलग जगह काम करते हैं। कोई कपड़ा के यहाँ काम करता होगा, कोई आयरन के यहाँ काम करता होगा, कोई मजदूरी का काम करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, ऐसे सही बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे ही 4 इसके मेंबर थे जो इनके यहाँ इसके मेंबर थे, लेकिन नौकरी कहाँ कर रहे थे? प्यूतिलोव आयरन वर्क्स नाम की एक कंपनी में। इस प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में ये काम कर रहे थे। तो कुछ भी जो भी बात रही हो, आंतरिक चीजें, हो सकता कि इन लोगों ने गलत किया हो सकता कि मालिक ही गड़बड़ हो। क्योंकि उस टाइम पर मालिक लोग ही ज्यादातर गड़बड़ थे, तो हम यही मानकर चलते हैं कि मालिक गड़बड़ था। मालिक ने क्या किया? इन लोगों ने अपने अधिकारों की मांग रखी होगी कि भाई देखो, जब भी आप किसी के सामने अपनी बात रखोगे तो उसकी नजर में आप गलत हो। अगर आप किसी व्यक्ति का अपोज करोगे, आपने कोई सही बात किसी के सामने रखी है और वो जमाने से गलत बात चली आ रही है, तो जैसे ही आप वो जमाने से चली आ रही गलत बात के सामने खड़े होगे तो सबसे पहले गलत आप होगे, तो सबसे पहले रिएक्शन या एक्शन आपके ऊपर होगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इन 4 लोगों ने बात रखी होगी अधिकारों की कि भाई हमारे अधिकार, हमारे काम के घंटे कम करो, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, जो हमारी वर्किंग कंडीशन है, कार्य की जो स्थिति है उसको सुधारो। तो इससे मालिक नाराज हो गया होगा और इनको क्या कर दिया? नौकरी से निकाल दिया। अब नौकरी से निकाल दिया तो ये गए अपनी पार्टी के पास कि भैया इनने तो हमको निकाल दिया। पार्टी तो बनी किस लिए है? पार्टी बनी ही इसलिए है कि भाई अगर आपको कोई समस्या हो तो आप आओ, आपकी बात उठाएंगे। तो जैसे ही ये बात गए तो इन लोगों ने क्या कर दिया? एक हड़ताल की तैयारी करी। यार बोले ये बहुत चल रहा है। कैसा चल रहा है? ये बहुत चल रहा है कि यार कोई भी अधिकारों की मांग करे किसी भी कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो इनने क्या किया कि अब एक श्रमिक आंदोलन की तैयारी हो गई। इनने बोला कि अब ये नहीं चलेगा, अब हम एक हड़ताल का आयोजन करेंगे, संगठन सारे इकट्ठे होते हैं, एक आंदोलन की तरफ चलते हैं, एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। तो हमको पता था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है और मॉस्को, यही क्या थे? औद्योगिक क्षेत्र। तो मजदूरों की संख्या भी कहां होगी? यहीं ज्यादा होगी। तो सेंट पीटर्सबर्ग में आप कम से कम आप देखेंगे 1,10,000 मजदूर कुछ ही दिनों के अंदर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उनने क्या कहा कि भाई अब उनने मांगे उठाना स्टार्ट करें सामूहिक रूप से। क्योंकि अगर आप 1 और 2 के रूप में कंपनी के अंदर मांग उठा रहे हैं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया? संगठन इकट्ठे हुए, हड़ताल की, और इतने लोग तो केवल एक ही शहर में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर इकट्ठे हो गए। इनने हड़ताल की और मांग की कि काम के घंटे निश्चित किए जाएं, 10 से 12 घंटे की शिफ्ट हो। बस ऐसा ना हो कि भाई आप 15-15, 20-20 घंटे की शिफ्ट करवा दो। हमारी वेतन में वृद्धि की जाए, जो आप तनख्वाह दे रहे हैं, जो आपने कम कर दी उसको बढ़ाया जाए, और जो वर्किंग कंडीशन है, कार्य स्थिति में सुधार किया जाए, कार्य स्थिति को सुधार दिया जाए। तो ये सारी बातें इनके द्वारा की गई कि भाई इनको आप सुधारें और वेतन वृद्धि करें और काम के घंटों को निश्चित करें। ये सारी बातें ये लोग कर रहे थे। अब क्या होगा यहां पर कि अब इसके बाद क्या देखेंगे कि जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा तो यहां से एक घटना का बेस तैयार होगा जिसको कहेंगे खूनी रविवार। इसी आंदोलन के दौरान एक रविवार के दिन एक घटना हो जाएगी कि गोलीकांड, कुछ लोग मर जाएंगे। तो उस रविवार को क्या कहने लगे? खूनी रविवार के नाम से जानने लगे। क्या हुआ कि जो हड़ताल हुई थी, इसके पहले वाले में हम देख रहे थे ना कि यहां पर ये मजदूर इकट्ठे हो गए और इनने हड़ताल की और अपनी मांगे रख दी कि भाई हमारी मांगों की पूर्ति की जाए। तो अब जब ये मांगे चल रही थी, यहां पर इनकी मांगों की बात की जा रही थी, तो मजदूरों ने क्या किया? जुलूस निकालना स्टार्ट किया। ठीक, तो अब ये क्या हुआ कि ये सारे जुलूस किसके नेतृत्व में निकाले जा रहे थे? एक पादरी थे, पादरी ग्यापोन के नाम से एक पादरी थे, उनके नेतृत्व में जुलूस निकाले जा रहे थे। तो मजदूरों का जुलूस निकल रहा था और जुलूस निकलते निकलते वो जुलूस कहां पहुंच गया? विंटर पैलेस। विंटर पैलेस कहां है? ये आपको रूस के जो इनकी जो राजधानी है वहां पर देखने को मिलेगा। और ये क्या था? जार का महल था, जार इसमें रहा करता था। तो विंटर पैलेस के सामने पहुंच गए। राजा को दुखदुखी लगी कि यार ऐसा नहीं, मजदूर इकट्ठे हो जाए, मार दें। तो राजा ने अपनी पुलिस को और पुलिस के साथ कोसेक्स को इनने परमिशन दी कि भाई इनको मारो। तो पुलिस और कोसेक्स ने क्या कर दिया? इनके ऊपर हमला कर दिया। हमला किया तो कई सारे मजदूर मर गए। ऐसा कहते हैं कि लगभग 100 मजदूरों की मौत हो जाती है और 300 मजदूर घायल हो जाते हैं। अब जैसे ही इतने मजदूर घायल हो गए और इतने लोग मर गए, तो इसी घटना, ये सारा कार्यक्रम कब हो रहा था? किस दिन हो रहा था? ये सारी चीजें हो रही थी संडे के दिन। इस कारण से इस रविवार को क्या कहने लगे? इस रविवार को हम खूनी रविवार के नाम से जानने लगे। इसी कारण से तो इसको क्या कहने लगे? खूनी रविवार कहने लगे। कभी पूछा जाए कि खूनी रविवार की घटना कहां हुई थी? तो रूस में हुई थी। क्या हुआ था? मजदूरों के ऊपर गोली चला दी थी रूस के जार के
पुलिस वालों के द्वारा, उसमें 100 मजदूर मर गए थे, 300 मजदूर घायल हो गए थे। या आप ऐसा भी लिख दें, कुछ मजदूर मर गए थे, कुछ मजदूर घायल हो गए थे। तो ये खूनी रविवार हुआ, और यहीं से क्या होगा, 1905 की क्रांति का बेस तैयार होगा, या क्रांति तैयार होगी, या यहां से क्रांति का प्रारंभ होना स्टार्ट होगा। तो ये बात समझ में आई, खूनी रविवार। जो पादरी हैं गैपान के नेतृत्व में आंदोलन गया, विंटर पैलेस के सामने पहुंच गए, वहां पर राजा को डर लगा, जो जार था उसने गोलियां चलवा दी, तो कई सारे लोग मर गए, और इसी घटना को क्या कहते हैं अपन, खूनी रविवार कहते हैं। और यहीं से क्या होगा, क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, 1905 की क्रांति की शुरुआत होगी। जैसे ही ये घटना पूरे भारत में फैलेगी, पूरे रूस में फैलेगी, भारत कह गया, माफी है ना। तो अब जैसे ही ये घटना क्या होगी, पूरे रूस में फैलेगी, और फैलते ही क्या होगा, लोग हड़तालें करने लगेंगे। भारत में भी तो ऐसे ही हुआ था ना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। आप देखेंगे जब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो ऐसा ही घटना फैलती है ना, तो रोष पैदा हो जाता है लोगों में। तो पूरे रूस में फैल गई, तो हड़तालें होने लगी। कैसी हड़तालें होने लगी, विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया, स्कूल कॉलेज जाने से मना कर दिया। तो फलस्वरूप क्या हुआ, स्कूल और विश्वविद्यालय कॉलेज क्या होने लगे, बंद होने लगे। अब वो बंद हो गए, मतलब अब जाएंगे नहीं तो किसको पढ़ाएंगे, टेबल बेंच को थोड़ी पढ़ाएंगे, तो ये बंद होने लगे। और पहले ये वीडियो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि भाई यहाँ कोई नहीं बैठा है तो पढ़ा दिया तब भी लोग पढ़ ले रहा है, ये भी व्यवस्था नहीं थी पहले। तो स्कूल कॉलेज क्या हो गए, बंद होना स्टार्ट हो गए। वकील, डॉक्टरों, इंजीनियरों और दूसरे मध्यम वर्ग के लोगों ने क्या कर दिया, संविधान की मांग कर दी कि भाई संविधान जैसी कोई चीज बनाना चाहिए, और संविधान की उन्होंने मांग कर दी। यहाँ पर जैसे ही संविधान की मांग की, तो उन्होंने इस संविधान की मांग की पूर्ति के लिए कौन करेगा मांग, तो एक संस्था बना दी, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी, कि अब ये क्या करेगी, संविधान की मांग के बारे में बात करेगी और आगे बढ़ेगी, मांग करेगी यहाँ पर। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर हुई। कैसे, 1905 की क्रांति खूनी रविवार की देन है। उसके बाद क्रांति का बेस तैयार हुआ, हड़तालें हुई, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना मना कर दिया, वकील डॉक्टरों ने बोल दिया संविधान बनाओ, और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी गई। तो अब जो 1905 की क्रांति होगी, तो क्या होगा, उस क्रांति के दौरान क्या होगा, राजा को समझाया गया कि भाई अब तुम्हें ड्यूमा बनानी पड़ेगी, एक संसद अब बना दो। तो जो शासक था जार, वो संसद बनाने के लिए तैयार हो गया। ड्यूमा क्या है, यहाँ की जो रूस की संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है। भारत में इसको संसद कहते हैं, रूस में इसको ड्यूमा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक निर्वाचन संसद का गठन करो, ताकि निर्वाचित होकर लोग जाएं, और जार के द्वारा इसका गठन कर दिया। जार समझ गया कि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गठन कर दिया। इस 1905 के दौरान 3 बार संसद का गठन किया जाएगा। एक बार ड्यूमा फर्स्ट, ड्यूमा सेकेंड और ड्यूमा तृतीय। पहली ड्यूमा, दूसरी ड्यूमा, तीसरी ड्यूमा। पहली और दूसरी ड्यूमा में आप पहली ड्यूमा को देखेंगे कि मात्र 75 दिन चली, 75 दिन बाद जार के द्वारा इसको भंग कर दिया गया। दूसरी ड्यूमा देखेंगे कि मात्र 3 महीने चली, 3 महीने के बाद इसको भंग कर दिया गया। कारण क्या था कि इन दोनों ड्यूमाओं में उदारवादियों और रेडिकल लोगों की भरमार थी, इनकी संख्या ज्यादा थी, और जार नहीं चाहता था कि हम इनके नीचे आए। क्योंकि बात क्या हो रही थी कि जार को राष्ट्रीय संसद के अंतर्गत आना चाहिए, इसके बाहर नहीं रह सकता। तो जो जार है वो अपनी सत्ता के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं चाहता था, तो उसने इन दोनों को भंग कर दिया। अब ये दोनों को भंग क्यों किया, इसके पीछे का कारण भी अपन देखेंगे। उसने क्या किया कि अपनी एक ड्यूमा फिर से बना दी, कि बोले हम ड्यूमा बना रहे हैं, हम संसद के खिलाफ नहीं है। लेकिन उसमें लोग कैसे भर दिए, अपने मन के रूढ़िवादी लोग भर दिए, जो इस परिपाटी को बदलने के लिए तैयार नहीं थे, इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसा वो क्यों कर रहा था, क्योंकि ये उदारवादी और रेडिकल लोग क्या कर रहे थे, ये मजदूरों की मांग को उठाएंगे। क्या होगा कि फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन बन जाएंगी। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन बन जाएंगी और फैक्ट्री कमेटियां बन जाएंगी, अस्तित्व में आ जाएंगी। अब वो अपने मांगों के लिए बात रखेंगे तो यार राजा को खराब लगेगा, तो इसलिए राजा ने 2 ड्यूमा को जल्दी जल्दी भंग कर दिया। तीसरी ड्यूमा बना दी, कौन सी, रूढ़िवादी लोगों को भर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई जितनी भी ट्रेड यूनियन है और फैक्ट्री कमेटियां हैं, इनको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। बोले ये गैर कानूनी, मतलब अगर ये काम करेंगे तो कैसे हैं, अनाधिकृत, मतलब इनको कोई अधिकार नहीं है काम करने का देश के अंदर, ये इनके द्वारा कर दिया गया। और उनकी सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई कि आप कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते। और अपनी ड्यूमा में जो तीसरी ड्यूमा बनाई थी उसमें अपने मन के लोग बैठा दिए, तो वो सारे काम यहां पर कर रहे थे। तो आप ये समझे ना कि ये उथल पुथल कैसे चली, 1905 की क्रांति कैसे स्टार्ट हुई। उथल पुथल कैसे स्टार्ट हुई कि भाई जार को शासन के अंतर्गत ला रहे थे, जार तैयार नहीं था। फिर एक खूनी रविवार होगा जहां पर कुछ मजदूरों की हत्या हो जाएगी, कुछ घायल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जार तैयार हो जाएगा, 3 ड्यूमा बनेगी, मतलब 3 बार संसद बनेगी। पहली ड्यूमा 75 दिन, दूसरी ड्यूमा 3 महीने। और इनमें उदारवादी और रेडिकल लोग ज्यादा थे। ये लोग क्या कर रहे थे, मजदूरों की बात को उठा रहे थे। और उसी दौरान मजदूरों की जो ट्रेड यूनियन है उनकी संख्या बढ़ गई, फैक्ट्री कमेटियों की संख्या बढ़ गई।
जार अपने ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं चाह रहा था, तो जार ने उन दोनों को भंग कर दिया था। तीसरी ड्यूमा उसने बनाई तो उसमें अपनी विचारधारा के लोग, रूढ़िवादी लोग भर दिए और उनसे एक आदेश निकलवा दिया कि भाई जितने भी ये क्या है, जितने भी ट्रेड यूनियन है वो सब क्या हो गए, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब वो अधिकार नहीं था उनको और उनकी सभी राजनीतिक घटनाओं पर और सारी जो भी गतिविधियां थी उन पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये उथल पुथल के साथ क्या हुआ, 1905 की क्रांति ऐसे यहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद फिर अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि भाई विश्व युद्ध वगैरह में क्या रोल रहा, कैसा रहा, ये सारी घटनाएं नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब आप जानते हैं कि आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने अपनी वेबसाइट, आप इसका मतलब आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन डालेंगे तो आपको ऐप भी मिल जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए क्या कर दिया, magnetbrains.com जैसे ही आप डालेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप देखेंगे मैग्नेट ब्रेन जो है आप जानते ही हैं, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म आप देखेंगे यहां पर, एकदम सिस्टमैटिक। फ्री तो सिस्टमैटिक तरीके से क्या है, मतलब आपको क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको ये फ्री प्लेटफॉर्म मतलब फ्री वीडियो देखने को मिलेंगे। इस कारण से ये इंडिया का नंबर 1 फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप जैसे यहां जाएंगे तो आपको क्या होगा, अलग अलग क्लासें मिल जाएंगी, कक्षा 9, कक्षा 10। तो आप कक्षा 9 में हैं तो कक्षा 9 सेलेक्ट करें, आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ना उसको आप सिलेक्ट करें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे वीडियो का ये लिस्ट खुल जाएगी कि भाई कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, कौन कौन से चैप्टर है, कितने कितने लेक्चर यहाँ पर पढ़े हैं, तो लेक्चर की संख्या, उसके अंदर टॉपिक के सब टॉपिक भी आप वीडियो के रूप में देख पाएंगे। ठीक, तो ऐसे जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये 2.3 मतलब चैप्टर नंबर 2 का तीसरा वीडियो है, रेडिकल और उदारवादी और रूढ़िवादी, तो ये आप वहां पर देख पाएंगे। ठीक, तो ऐसे आप आसानी से इन सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक, अब हम आपसे क्या चाहते क्या है, तो हमारी इच्छा आपसे बस इतनी है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी क्या है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क करा रहा है। तो हमारी इच्छा यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल कौन सा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, उसको आप सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और कमेंट कर हम लोग को भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।